तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 13 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हीरो सांगो जो होता है वो जब आकर सबसे पहले मास्टर गू के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर गू अपनी तलवार के अटैक के साथ पीछे की तरफ झटक देते हैं। तो पीछे गिरने के बाद अब वो मास्टर गू को वहां पर घूर घूर कर देख रहा होता है। फिर साथ ही फिर से अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस बार मास्टर गू जब अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाते हैं तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है। नीचे की तरफ झुकने के बाद वहीं पर से एक ऊपर की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो मास्टर गू को वहां पर उस तलवार के अटैक को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि हमारा सांगू जो होता है उसकी पावर्स ओवरफ्लो हो रही होती हैं। मास्टर गू ने यहाँ पर ये सोचा नहीं होता कि उसकी पावर लेवल्स इस हद तक बढ़ चुकी होती हैं और इसी के साथ ही वो बार बार उनके ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा था, बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर गू के पास बैटल एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो तो एक बार एक हाथ से तलवार चला रहे थे, दूसरे हाथ में वहां पर एनर्जी का एक गोला बनाते हैं और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर हिट करते हैं जिसकी वजह से हमारा सांगू फिर से पीछे गिर जाता है। तो नीचे गिरने के बाद वो फिर से उठकर खड़ा होने लगता है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर गू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार उसकी तरफ करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें यह सब कुछ किसने सिखाया है। पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें इसलिए जिंदा रखना चाहता था क्योंकि तुम डेथ किंग के बेटे हो, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो फिर ठीक है तुम्हें मार डालते हैं क्योंकि तुम यहाँ पर अगले डेथ किंग बन सकते हो। तुम उसी की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम्हारी पावर लेवल्स उसी तरह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं। जबकि यहीं पर हमारी मिस शिन को दिखाता है कि बड़ी तेजी के साथ भागती हुई आगे की तरफ बढ़ती है ताकि जाकर अपने यंग मास्टर को बचा सके। जैसे वो आगे बढ़ती है तो मास्टर गू से कहते हैं कि लड़की तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक है जो तुम इस लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़ रही हो। और जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है और सामने की तरफ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो इसी के साथ ही हमारा सांगू नीचे से उठ खड़ा होता है और मास्टर गू की बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दंसा देता है और मास्टर गू के ऊपर प्रेशर डालता है जिससे मास्टर गू जो होते हैं वो उड़ते हुए पीछे जाकर एक पेड़ के साथ टकराते हैं। ये देखने के बाद मिस शिन और उसके साथ माजे दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, काफी हैरान होते हैं। तो हमारा सांगू जो होता है उसने यहाँ पर एक को तो ठिकाने लगा दिया, उसने मास्टर गू की बॉडी के अंदर तलवार दंसा दी और साथ से जाकर पेड़ के साथ टकराता है। तो जब वो पेड़ के साथ टकरा जाता है तो उसकी तलवार दिखाता है वो पेड़ के आर पार हो जाती है और मास्टर गू के मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा सांगू जो है वो रुकता नहीं है बल्कि सांगू अपनी तलवार को जोर से बाहर खींचता है। वो उसके ऊपर पांव रखकर अपनी तलवार को जोर से बाहर खींचने के बाद इसी के साथ ही पागलू की तरह वहां पर बेजर्क होकर उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। इतनी स्ट्राइक्स लगाता है कि मास्टर गू की बॉडी के टुकड़े हो रहे होते हैं और साथ ही वहां पर पीछे जो बड़ा सा पेड़ होता है वो भी कट जाता है और इसी के साथ ही मास्टर गू की बॉडी वहीं पर गिरती है और मास्टर गू मर जाते हैं। सांगू वहां पर मास्टर गू को मारने के बाद अब गुस्से के साथ पीछे की तरफ घूमकर देखता है जहां पर माजे खड़ा होता है। तो माजे कहता है कि मुझे लगता है कि भागने का वक्त आ चुका है क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ पहले डेथ किंग को हरा पाया हूँ, वो भी यहाँ पर इस मावैंग की मदद से। लेकिन अब यहाँ पर मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि इस लड़की की पावर लेवल्स इतनी ज्यादा है कि इसने अकेले गू को मार दिया। अगर गू को मार सकता है तो फिर मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही वो अपनी जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो माजे को उसका प्रेशर महसूस हो रहा था। माजे कहता है कि इसका प्रेशर तो जरा देखो। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जब वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो ग्राउंड के ऊपर से बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर निकल आते हैं और वो बड़े बड़े पत्थरों को यूज कर रहा होता है और उन सभी को सामने की तरफ फेंकना शुरू कर देता है। जबकि माजे वहां से भागने की कोशिश करता है तो माजे जैसे वहां पर से भागकर जाने लगता है। इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है पत्थर उसकी तरफ फेंकता है, वो उसके सामने आकर गिरते हैं जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है और साथ उसके ऊपर भी वहां पर बहुत सारे पत्थर गिर रहे होते हैं जिसकी वजह से माजे को अपनी तलवार को यूज करके उन सभी पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, उन सभी पत्थरों को काटना पड़ता है। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, अगर तुम यहाँ पर से मुझे नहीं जाने दोगे तो फिर तुम यहाँ पर मरोगे। जब किसी के साथ एक बड़ा सा पेड़ जो होता है वो उड़ता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो वो कहता है कि अब ये बड़ा सा पेड़ कहाँ से आ गया। और इसी के साथ ही वो कहता है कमीने कहीं के तुम यहाँ पर मेरे साथ इस तरह की गेम्स खेलकर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ ही माजे सामने की तरफ उस पेड़ के ऊपर स्ट्राइक लगाते ताकि उस पेड़ को दो हिस्सों में काट सके। लेकिन हमारा जो सांगू होता है उसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है, यानी उसी पेड़ के तने के साथ लिपटा हुआ होता है। जैसी तलवार वहां पर उस पेड़ के साथ टकराती है तो पेड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उस पेड़ के टूटने के साथ ही वहां पर जो काफी सारी धूल मिट्टी उठती है उसके अंदर से हमारा सांगू बाहर निकलता है और सांगू वहां पर से निकलने के बाद अपनी तलवार लेकर सीधी माजे की बॉडी के अंदर आकर दंसा देता है क्योंकि माजे को इस सरप्राइज अटैक के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और हमारा सांगू जो होता है जहां पर उसने अपनी तलवार माजे की बॉडी के अंदर डाल दी और फिर साथ उसे ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है जिससे उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा कट लग जाता है और माजे भी वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहीं पर मर जाता है। तो मिस शिन ये देखने के बाद काफी हैरान होती है और इसी के साथ ही हमारा सांगू जो होता है मिस शिन की तरफ गुस्से के साथ देखता है, फिर साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जैसे जैसे उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। तो मिस शिन को लगा था कि शायद यहाँ पर इसके ऊपर भी अटैक करेगा क्योंकि इसी की वजह से उसको बचाने की वजह से उसके डैड की मौत हो गई है। लेकिन हमारा सांगू उसके पास आता है, उसके पास से आगे गुजरता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो अब मिस शिन के पास यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं होता उसे यहाँ पर से उठाकर ले जाने के अलावा वो अपने डैड के पास आ गए, यानी यहाँ पर उसके डैड की डेड बॉडी पड़ी होती है, वो अपने डैड के पास ही आकर वहीं पर गिरता है। वहीं पर देखते ही देखते अपने डैड को बेहोश हो जाता है और उसके बाद सीन जो होता है हमारा प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर हमारा सांगू जो होता है उसकी पावर्स होती है वो ओवरलोड होने की
की कोशिश कर रही होती है और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रही होती है कि यंग मास्टर सर आपको क्या हो गया है। और रेड गॉब्लिन भी उसके पास ही बैठा होता है। तो उसी के साथ ही मां सांगू से कहता है कि शिन जल्दी करो, जल्दी मुझे पीटना शुरू करो। तो वो कहती है क्या तुमने क्या कहा? तो मां सांगू कहता है मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर पीटना शुरू करो, पागलू की तरह मेरे पर अटैक करो। और वो रेड गॉब्लिन की तरफ देखती है, फिर साथ ही वहां पर लड़कियों की तरह उसे पीटना शुरू कर देती है। तो मां सांगू से कहता है ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे नहीं, ये काफी नहीं है, मुझे और जोर से पीटो, जरा जोर लगाओ, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्या इसी के साथ रेड गॉब्लिन जो होता है उसे कहता है कि यंग मिस प्लीज साइड पर हो जाओ। और साथ ही वो सांगू को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे मां सांगू उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। और वो उसे कहता है क्या इतनी स्ट्रेंथ काफी है? तो मां सांगू से कहता है हाँ इतनी काफी है, लेकिन जहां पर कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहो, जब तक कि मैं यहाँ पर तुम्हें रुकने का ना बोलूं तब तक मेरे पर अटैक करते रहना। और इसी के साथ ही रेड गॉब्लिन कहता है कि ये क्या फ्री में किसी को पीटना पड़ रहा है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़कर उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर के बाद मां सांगू जो होता है नॉर्मल हो जाता है और आसमान को देखने के बाद कहता है कि आसमान का कलर येलो क्यों हो गया है? तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि इतनी मार खाने के बाद शुक्र करो तुम्हें आसमान का कलर रेड नहीं दिखाई दे रहा है, ये तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ येलो दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई क्या है तुमने यहाँ पर इतनी ज्यादा मार खाई क्यों? यहाँ पर मार खाने का हिसाब से क्या ताल्लुक था? ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी के पास इस तरह की बॉडी है कि वो यहाँ पर इतनी ज्यादा मार खाने के बाद नॉर्मल हो जाती है। तो मां सांगू जो होता है वहां पर अपने फादर को याद करने के बाद रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू बह रहे होते हैं, जबकि मिस शिन को समझ आ जाती है कि उसे उसकी मेमोरीज वापस मिल गई हैं। तो मां सांगू उठकर बैठने के बाद से कहता है कि मिस शिन मेरी इस बात को याद रखना, अगर दोबारा कभी इस तरह का कोई काम होता है तो फिर मुझे इसी तरह बुरी तरह से पीटना शुरू कर देना। तो मुझे कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस मिल गई हैं। तो वो कहते हैं हाँ मुझे मेमोरीज वापस मिल गई हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन नेक्स्ट जंग का दिखाया जाता है, जहां पर म्यूरियम अलायंस का गार्ड होता है। तो म्यूरियम अलायंस के मेन डोर के बाहर दिखाता है कि एक गार्ड जो होता है वहां पर सो रहा होता है, जबकि यहीं पर हमारे सांगू के दादाजी को दिखाते हैं कि वो वहां पर बैठे होते हैं और वहां पर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। जब वो वहां पर बड़े आराम से बैठे होते हैं और कहते हैं कि जहां पर रेन हो रही है और रेन की वजह से काफी ज्यादा शोर हो रहा है, इतना शोर है कि अगर यहाँ पर मेरे पास खड़ा कोई मर भी जाएगा तभी मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी। और इसी के साथ उनके म्यूरियम के जो अलायंस लीडर होते हैं वो वहां पर आते हैं और वहां पर आने के बाद सबसे पहले उस गार्ड के ऊपर अपनी एनर्जी के साथ अटैक करते हैं ताकि वो वहां पर सो जाए। और इसी के साथ ही वो आकर उसके पास बैठ जाते हैं, जबकि वो उसे कहता है कि म्यूरियम अलायंस लीडर तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? तो वो उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर किसी खास वजह से आया हूँ आपसे बात करने के लिए। मास्टर डोंग वेंग उसे कहते हैं कि माजी और मा वेंग के मरने के बाद वैसे भी कोई खास नहीं हो रहा है, इसी वजह से म्यूरियम अलायंस को अब यहाँ पर ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। इसी के साथ ही अलायंस लीडर उसे कहते हैं क्या मेरा दोस्त अभी तक वापस नहीं आया? वो यहाँ पर उसके बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं, यानी गोजिन की बात कर रहे होते हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने दोस्त को इतना ही मिस करते हो, तुम उसे ढूंढने के लिए क्यों नहीं निकले? मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ वापस आने वाला है। उस कमीने ने जिसने अपने बाप को छोड़ दिया, उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, वो यहाँ पर एक औरत के लिए यहाँ पर से चला गया, वो तुम्हारे लिए वापस आएगा क्या? ये बात सुनने के बाद अलायंस लीडर भी आगे से खामोश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 13 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।